हेलो गाइस, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 के बारे में, दैट इज़ किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि महाभारत कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, क्या उसमें लिखा है या फिर उस टाइम पे क्या हुआ। तो महाभारत में सबसे पहले हम देखेंगे 1 लाख वर्सेस हैं, 1 लाख वर्सेस हैं एंड ये है स्टोरी ऑफ 2 कज़न्स, 2 कज़न्स की ये स्टोरी है। कौन सी स्टोरी है? महाभारत। और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? नॉर्म्स लिखे हुए हैं। नॉर्म्स मतलब रूल्स लिखे हुए हैं, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। अब टॉपिक 1 देखेंगे इसका हम चैप्टर का। टॉपिक 1 है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। महाभारत के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो लिखा गया, कैसे वो बना। तो क्या हुआ, 1990 में वी.एस. सुथंकर ने इसको कंपोज किया, इसको लिखा। किस में लिखा? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा वी.एस. सुथंकर ने। इन्होंने क्या किया, इन्हें बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली, टेक्स्ट मिले। उनमें से ये देखते थे, डिफरेंट पार्ट्स में से मिले, ठीक है। उसमें से ये देखते थे कि जोन से मिल रहे हैं, कंपेयर करते थे, जोन से वर्सेस मिल रहे हैं, उनको ये उठाकर लिख देते थे, उनको उठाकर कास्ट कर देते थे महाभारत में कि हाँ भाई ये मैच कर रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं। तो उन सबको उठा के ये डाल देते थे। अब देखेंगे कि क्या है महाभारत में। महाभारत में 13,000 पेजेस एंड इसने कितना टाइम लिया? इसने लिए 47 ईयर्स। पूरा होने में 47 ईयर्स लग गए, क्योंकि ये प्योर संस्कृत में लिखी गई है और जहाँ से इनके टेक्स्ट वगैरह दिए गए उनको भी अच्छे से मैच करना, अच्छे से पढ़ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इसलिए महाभारत को कंपोज होने में 47 ईयर्स लग गए। अब देखेंगे टॉपिक 2 किंगशिप एंड मैरिज। 2.1 फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज़, कि फैमिलीज़ के बारे में हमें क्या पता चला वो देखेंगे। बेसिकली फैमिली क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि फैमिली किसे बोलते हैं। फैमिली उसे ये बोलते हैं जो जैसे हम रहते हैं, चाचा ताऊ ये सब, हम इसी को ही फैमिली बोलते हैं। पर उस टाइम पे क्या होता है, बहुत लार्ज फैमिलीज़ होती हैं। एक लार्ज नेटवर्क को बोलते हैं किंगफोक। अभी देखते हैं, जो साथ में खाना शेयर करते हैं, वर्क साथ में करते हैं और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। जैसे हमने देखा भाई, जो पापा का रिसोर्स है, पापा की चीज़ें हैं, वो आफ्टर डेथ ऑफ फादर बेटे को मिलती हैं। तो रिसोर्सेज जो होते हैं और जो रिचुअल्स को साथ सेलिब्रेट करते हैं वही होती हैं फैमिलीज़। ये चीज़ें जो साथ में करते हैं वही फैमिलीज़ होती हैं। और उस टाइम के फैमिली के बारे में बात करें तो लार्ज नेटवर्क मतलब रिलेटिव्स आपके बहुत हो गए, चाचा ताऊ, मामा, नानी, पापा, ये बहुत लार्ज नेटवर्क को क्या बोलते हैं? किंग फोक। आपको याद रखना है कि किंग फोक किसे बोलते हैं? एक लार्ज नेटवर्क जो फैमिलीज बन जाती हैं उनको बोलते हैं किंग फोक। अब टॉपिक देखेंगे 2.2। टॉपिक 2.2 में है द आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी। पेट्रिलिनी हमें पता होना चाहिए, पेट्रिलिनी क्या होता है। पेट्रिलिनी क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब पापा की डेथ हो जाती है तो उसके जितना भी रिसोर्सेज है, उनका जो घर बार है, उनके जो बिजनेस के पैसे हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसे मिलती हैं? बेटे को। लड़की को कोई नहीं देता, बट बेटे को ही सारे देते हैं, लड़के को देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा चलता था और वहीं से चला आ रहा है। अब तो ये है ना कि लड़की अगर साइन कर दे, लड़की अगर मना कर दे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो हाँ ठीक है लड़के को मिल जाएगी। अदरवाइज अब तो डिवाइड होगी, अब तो इक्वली बच्चों में डिवाइड होगी। और देखेंगे कि मैट्रिलिनी क्या है। मैट्रिलिनी भी वही है, जब अपनी माता के नाम को आगे लेके जाया जाए, उसके ऊपर सारी चीज़ चले, तो उसको बोलते हैं मैट्रिलिनी, मतलब अपनी मदर को इम्पोर्टेंस दी जाए। अब देखते हैं महाभारत। महाभारत क्या है? फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर। झगड़ा है एक, किसके लिए? लैंड के लिए और पावर के लिए। महाभारत में यही तो है, जो 2 कज़न्स हैं वो क्या करते हैं? आपस में झगड़ा करते हैं। किसके लिए झगड़ा करते हैं? लैंड एंड पावर के लिए। कौन कौन करते हैं? कौरवास करते हैं, पांड्यास करते हैं झगड़ा आपस में। और ये एक ही सिंगल फैमिली से हैं, ऐसे नहीं कि ये दूसरी फैमिली से, एक ही सिंगल रूलिंग फैमिली से हैं, वो है कुरु फैमिली से हैं ये। अब जब इनका कॉन्फ्लिक्ट एंड हो जाता है तो देखते हैं कि पांड्यास जीत जाते हैं, पांडवास जीत जाते हैं। पांडवास वॉन मतलब वो जीत जाते हैं। अब क्या होता है, वेरी फ्यू केसेस वुमेन हैड राइट टू रिसोर्सेज।
मतलब बहुत ही कम केसेस में देखने को मिला है कि भाई वुमेन पे भी राइट होगा कि हाँ भाई तुम प्रॉपर्टी रख सकते हो, तुम रिसोर्सेज रख सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक एक्सेप्शन है प्रभावती गुप्ता का। ये हमें पता है कि चंद्रगुप्त सेकंड की ये डॉटर थी, तो हो सकता है कि ये क्वीन हो, इसीलिए भी अभी हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि हाँ भाई एक एक्सेप्शन है, वो कौन है, प्रभावती गुप्ता। उन पे लैंड था, उन पे रिसोर्सेज थे और उन पे पावर भी थी, वो चीज़ बाद में देखेंगे। अब देखते हैं कि इस सिस्टम के बारे में पता कैसे चलता है कि भाई आफ्टर फादर्स जो सारी संपत्ति है वो बेटे को मिल जाएगी या फिर लड़की को नहीं मिलेगी। इस बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? इस बारे में हमें पता चलता है ऋग्वेदा से, और बहुत सारे रिचुअल टेक्स्ट मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं, उससे हमें पता चलता है इस बारे में। 2.3 रूल्स ऑफ मैरिज के क्या रूल्स होते थे उस टाइम पे मैरिज के? आज क्या रूल्स होते हैं? आज कुछ नहीं होते भाई। लड़का देखो कि हाँ भाई अच्छी फैमिली का है, अच्छे मतलब अच्छा उसका बैकग्राउंड है, सब चीज़ें देखो। और लेकिन आज भी ये चीज़ होती है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती। तो अभी हम देख लेते हैं कि उस टाइम पे क्या रूल्स थे मैरिज के। मैरिंग डॉटर आउटसाइड द किंग, मतलब जो किन है, अभी हमने देखा किन क्या है। किन एक फैमिली है, ठीक है, मतलब फैमिली से आउट, मतलब बाहर, उसको बोलते थे एक्सोगेमी। ये याद रखना है आपको कि एक्सोगेमी क्या है। जब अपनी बेटी की या फिर अपनी डॉटर की जब मैरिज आउटसाइड द किन करते हैं, मतलब किन से बाहर, इंटरगोत्र, तो उसको बोलते हैं एक्सोगेमी। और फादर की क्या मानी जाती थी? ये एक ड्यूटी मानी जाती थी, रिलीजियस ड्यूटी। कौन सी? अपनी बेटी को विवाह करना उसका, या फिर उसका कन्यादान करना, और उसको बोलते थे गिफ्ट ऑफ डॉटर। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैरिजेस के टाइप्स देखेंगे कि उस टाइम पे किस किस टाइप के मैरिजेस होती थी। एक होती थी इंडोगैमी। इंडोगैमी क्या होती है कि सेम गोत्र, कि भाई तुम सेम गोत्र में शादी कर सकते हो, सेम गोत्र में मैरिज कर सकते हो, उसको बोलते हैं इंडोगैमी। एक्सोगैमी क्या होती थी? इंटरगोत्र। अभी हमने पीछे देखा ना, ये होती थी इंटरगोत्र। और पॉलीगिनी क्या होती थी? इसमें क्या होता था, जो मैन है उसको राइट होता था सेवरल वाइफ्स बनाने का, मतलब वो एक से ज़्यादा जब लड़कियों से शादी कर लेता था तो वो क्या कहलाता था कि हाँ भाई इसने पॉलीगिनी वाले कॉन्सेप्ट में जाके शादी की है, तो उसको ये बोलते थे। और लास्ट जो है पॉलीएंड्री, उसमें क्या होता था, वुमेन के पास राइट होता था कि तुम एक से ज़्यादा हस्बैंड बना सकते हो, एक से ज़्यादा लड़कों से शादी कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल है द्रौपदी। उन्होंने 5 पांडवों के साथ शादी की थी। अब क्या हो रहा है कि टाउन से मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट आ रही है, और जो रूल्स चले आ रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ शादी करो, यहाँ शादी करो, इंडोगैमी करो, एक्सोगैमी करो, ये रूल है, या फिर ये जो पेट्रिलिनी रूल है, ये जितने भी रूल्स हैं बेसिकली इनको करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। फॉलो करना बंद कर दिया इसको। फिर ब्राह्मण्स ने क्या किया, उन्होंने लिखा धर्मशास्त्र या फिर धर्मसूत्र। इसमें से एक फेमस के बारे में बताया हुआ है, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में आपको याद रखना है कि फेमस धर्मसूत्र कौन सा है? फेमस धर्मसूत्र है मनुस्मृति, ठीक है। अब देखेंगे टॉपिक 2.4 है द गोत्र ऑफ वुमेन, कि भाई वुमेन का गोत्र क्या होगा। सेम गोत्र होता है वुमेन का डिसेंडेंट से, जैसे कि हम जिस डिसेंडेंट से निकल के आए हैं, मतलब हमारे जो दादा परदादा जितने भी हैं उनका ही हम गोत्र लेते हैं, उनका ही गोत्र चलाते हैं, ठीक है। तो अब लड़की के लिए क्या होता है, उसके लिए 2 रूल्स होते हैं। एक तो कि जब फादर का गोत्र होगा बिफोर मैरिज, कि भाई शादी से पहले तुम्हें अपने फादर का गोत्र रखना पड़ेगा, और जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद अपने हस्बैंड का गोत्र रखना पड़ेगा। ये 2 रूल्स तो हो, ये तो एक रूल हो गया। अब सेकंड रूल क्या है वो हम देखेंगे कि सेकंड रूल क्या था, और वो था मेंबर ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। जो सेम गोत्र के मेंबर्स थे वो मैरिज नहीं कर सकते थे। और एक हमें एक्सेप्शन भी मिला है, वो कहाँ पे मिला है? सतवाहना किंगडम में मिला है। सतवाहना किंगडम की जो क्वींस है गौतमी एंड वशिष्ठी, उनका जो हमें एग्जाम्पल मिला है कि जो ये इनका नेम है, ये तो नेम भी इनका गोत्र से ही डेराइव हुआ है। गौतमी जो है वो भी एक गोत्र है और वशिष्ठा भी एक गोत्र है, तो इनका तो नेम ही गोत्र से डेराइव हुआ है, तो इन्होंने भी रूल्स को फॉलो नहीं किया। और जो इनके बेटे हैं, इनके सन हैं जो, वो भी इनके ही नाम से जाने जाते हैं, जबकि बोला गया है कि भाई जो बेटा है वो तो पिता के नाम से जाना जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये तो मैट्रिलिनी हो रहा है। पैट्रिलिनी को फॉलो ही नहीं कर रहे, ये रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो अब देखते हैं जो सन थे ना गौतमी के, उन्हें क्या बोला जाता था? गौतमी पुता। और जो वशिष्ठी के सन थे उन्हें बोला जाता था राजा वशिष्ठी पुता।
अब देखेंगे वर मदर्स इम्पॉर्टेंट, क्या माता इम्पॉर्टेंट होती थी, क्या मम्मी इम्पॉर्टेंट होती थी, वो देखेंगे। तो माता को इम्पोर्टेंस देना पूरा फैमिली पे होता है। अगर आपके पापा अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस देंगे तो ऑफ कोर्स आपकी मदर को इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो उस टाइम पे ये सब फैमिली पे ही होता था कि कितनी इम्पोर्टेंस देनी है और कितनी नहीं। तो जो सतवाहना रूलर्स थे ना, सतवाहना रूलर्स थे, वो अपनी मदर के ही नेम से जाने जाते थे। जैसे कि अभी हमने सन ऑफ विशिष्टि देखा या फिर सन ऑफ गौतमी देखा, वो तो अपनी माता के नेम से ही जाने जा रहे हैं और पेट्रिलिनी को ये फॉलो ही नहीं कर रहे। जबकि इन पे सिंहासन तो अपने पापा का ही है और सारे पैसे वैसे जितने भी हैं वो तो इनको अपने पापा से ही मिल रहे हैं, पर ये तो मेट्रिलिनी को फॉलो कर रहे हैं, अपनी माता का नाम आगे लेके जा रहे हैं। अब देखेंगे टॉपिक 3 सोशल डिफरेंसेस। क्या सोशल डिफरेंसेस होते थे उस टाइम पे, होते थे तो कैसे होते थे, क्या कैटेगरीज थी, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो दे दो भाई कास्ट, कि कास्ट क्या है या फिर हमें कहाँ से पता चला हमारी कास्ट ये है। अगर मुझे पता है कि मेरी कास्ट ये है तो मुझे पता कहाँ से चला कि मेरी कास्ट ये है, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स से, या फिर मेरे पेरेंट्स को कहाँ से पता चला, उनके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स को कहाँ से पता चला। तो वही चीज़ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आइडियल ऑर्डर लेट डाउन इन धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र, मतलब ये एक आइडियल ऑर्डर था जो कि लिखा होता था धर्मशास्त्र या फिर धर्म सूत्र में। ये ब्राह्मण्स जो थे इनको इन्होंने दे दी फर्स्ट रैंक, मतलब ये जो तुम्हारा वर्क है, ये जो तुम्हारी जो वर्ण है, वर्ण बोलते हैं इसे, तुम किस वर्ण के हो, तुम्हें कौन सी कैटेगरी मिलेगी, तुम्हें इम्पोर्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब ब्राह्मण्स ने डिसाइड कर लिया और धर्मशास्त्र या फिर धर्म सूत्र में लिख दिया। अब इन्होंने दे दी ब्राह्मण्स को ही फर्स्ट रैंक। ऑफ कोर्स जब इन्होंने लिखा तो ये अपने आप को फर्स्ट रैंक देंगे और ये बोलते थे कि ये ना भगवान के द्वारा लिखे गए हैं और अगर तुम लो रैंक के वर्ण में पैदा हो रहे हो तो वो तुम्हारे ही गंदे कर्म हैं, वो तुम्हारे ही पिछले जन्म में ऐसे कर्म होंगे कि तुम आज नीचे वर्ण में पैदा हुए हो। तो ये चीज़ें बोलते थे। और जो सबसे बॉटम का वर्ण देखें, सबसे लो रैंक जिसे देते थे ये लोग, वो थे शूद्र और अनटचेबल्स, उनको बोलते थे शूद्र और अनटचेबल्स। अब देखेंगे हम टॉपिक 3.1 द राइट ऑक्यूपेशन। अब इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने सिर्फ यही नहीं लिखा कि तुम इस वर्ण में हो, तुम इस वर्ण में हो, अगर तुम इस फैमिली से पैदा हुए तो तुम्हारा वर्ण ये है, इतना ही नहीं लिखा, उनकी ड्यूटीज़ भी लिख दी, उनके रूल्स भी लिख दिए और उनका आइडियल ऑक्यूपेशन भी लिख दिया कि हाँ अगर तुम इस वर्ण में पैदा हुए हो तो तुम ये कर सकते हो। ऑल्दो कि अगर अलग अलग फैमिलीज़ में 2 बच्चे पैदा हुए हैं और मैं कह दूं कि नहीं तुम्हें तो सिर्फ पढ़ना है और तुम्हें सिर्फ एग्रीकल्चर करना है, क्यों भाई, हो सकता है वो अच्छा पढ़ ले, ज़रूरी थोड़ी है कि अगर वो इंसान अच्छा नहीं पढ़ता तो उसका बेटा भी अच्छा नहीं पढ़ेगा। नहीं, वो पढ़ सकता है, वो दिमाग लगाए तो वो पढ़ सकता है, पर नहीं, इन्होंने तो लिख दिया आइडियल ऑक्यूपेशन, लिख दिया नहीं भाई ये तो एग्रीकल्चर करेगा, ये तो ये करेगा। वही हम अभी देखेंगे। पहले तो हमें दे रखा है भाई 4 वर्ण के बारे में, कौन से थे वो, इसको तो भाई रट लो, ये आ जाता है। पहला था ब्राह्मण्स, सेकंड था क्षत्रिय, थर्ड था वैश्य और फोर्थ था शूद्र जो कि बॉटम पे है। इससे भी एक बॉटम पे है, वो है चंडाल्स या फिर अनटचेबल्स, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो हम ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास के बारे में और शूद्रास के बारे में पढ़ रहे हैं, इनकी अभी हम ड्यूटीज़ भी देखेंगे कि इनके भी रियल ऑक्यूपेशन, आइडियल ऑक्यूपेशंस देखेंगे ब्राह्मण्स द्वारा दिए हुए। पहले जान लेते हैं कि जैसे ये एक फिगर है मैन की, ये बोलते थे हेड को ब्राह्मण कि हाँ यहाँ पे तो ब्राह्मण्स आ जाते हैं, और ये जो शोल्डर्स हो गए ये बोलते थे यहाँ पे क्षत्रिय आ जाते हैं, और फिर ये जो इनकी थाइज होती थी ना यहाँ पे, ये बोलते थे यहाँ पे वैश्य आ जाते हैं, और जो बिल्कुल इनके फीट होते थे ये बोलते थे कि यहाँ पे शूद्रास का प्लेस है। अभी देख लेते हैं कि इनके आइडियल ऑक्यूपेशंस क्या थे। जो ब्राह्मण्स थे उनका क्या था, उनको बोलते थे कि भाई तुम्हें सिर्फ स्टडी करनी है और पढ़ाना है, वेद मतलब टीच करना है वेदास को, तुम्हें उनकी बातें सिखानी है दूसरों को, ठीक है। और ये सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे और ये सेक्रीफाइसेस लेते भी थे, गेट सेक्रीफाइसेस, है ना। और क्या करते थे, ये करते थे गिफ्ट रिसीव, मतलब इनको आकर लोग गिफ्ट्स भी देते थे, ये इनका कुछ काम होता था जो अभी मैंने आपको बताया। यू हैव टू रिमेंबर देयर वर्क, देयर आइडियल ऑक्यूपेशन।
जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब सेकंड पे आ जाते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करते हैं? इंगेज इन वॉरफेयर, मतलब इनका ये काम है भाई तुम्हें आर्मीज बनानी है, तुम्हें वॉरफेयर में इंगेज होना है, तुम्हें सोल्जर्स बनना है, ये इनका कुछ काम होता था। और ये भी वेदास को स्टडी करते थे, ये भी सेक्रीफाइसेस देते थे और गिफ्ट भी देते थे। ये किन्हें गिफ्ट देते थे? ये गिफ्ट देते थे अपने से हायर वाले वर्ण को, किसे? ब्राह्मण्स को गिफ्ट देते थे, और ये तो ब्राह्मण्स गिफ्ट रिसीव करते थे। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे वैश्या। वैश्या का क्या काम होता था? ये भी स्टडी करते थे वेदास को, ये भी सेक्रीफाइसेस देते थे और ये गिफ्ट देते थे किन्हें? अपने से हायर वर्ण को। और ये क्या करते थे भाई? ये एग्रीकल्चर करते थे, पेस्टोरलिज्म करते थे। ये बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ जाते हैं इसमें, इनका था पूरा काम करना। और लास्ट पे सबसे बॉटम पे जो शूद्र हैं, इनका क्या काम था शूद्रास का, वो देखते हैं। भाई इनको बोला गया कि तुम्हें अपने से जितने भी 3 हायर हैं, जो तुमसे 3 हायर लेवल पे हैं, उनको तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना है, उन्हें तुम्हें सर्व करना है। इनको एज अ स्लेव ट्रीट करते थे। बिल्कुल गलत था ये कि उनको एज अ स्लेव ट्रीट करते थे। बोलते थे तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि तुम अपने से हायर वालों को सर्व करो। अब देखते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर इन्फोर्सिंग नॉर्म्स, मतलब ये जो नॉर्म्स को, ये जो रूल्स को लगा रहे हैं, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे। क्योंकि अगर कोई भी मुझसे आके कुछ बोल देगा, मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं मान लूँगी अच्छा हाँ तुम सही कह रहे हो, अच्छा हाँ। ये कुछ स्ट्रैटेजीज भी लगाते थे कि उस स्ट्रैटेजीज से ये अपने नॉर्म्स को, ये अपने रूल्स को इन्फोर्स करते थे लोगों के ऊपर। क्या रूल्स थे? ये बोलते थे डिवाइन ओरिजिन, कि ये चीज़ें तो भगवान के मुंह से निकली हुई हैं, ये चीज़ें भगवान ने बोली हुई हैं, इसीलिए तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम भगवान को मना नहीं कर सकते। ये बोलते थे ना कि भाई ये जो वर्ण है, ये वर्ण सिस्टम किसने दिया? ये भगवान ने दिया। तो अब लोग तो भगवान के खिलाफ नहीं जा सकते, तो उनको ट्रस्ट करना पड़ता था। अब फिर सेकंड आ गया कर्म। ये बोलते थे कर्मा पे बिलीव करो, कर्मा में बिलीव करो। जैसे कि अगर तुम लो वर्ण में पैदा हो रहे हो तो ये तुम्हारा कोई कर्म है, ये गंदा कर्म है जो तुमने अपने पिछले जन्म में किया। अगर तुम अच्छे वर्ण में पैदा हो रहे हो तो तुमने कुछ अच्छा कर्म किया होगा ज़रूर, जो तुम अच्छे वर्ण में पैदा हुए हो। तो ये बोलते थे ये तो कर्म के हिसाब से होता है, कर्मों के हिसाब से होता है ये। फिर इन्होंने क्या किया? थर्ड क्या लगाया? फोर्स किंग। किंग को बोलते थे, किंग को फोर्स करते थे कि भाई ये जो वर्ण सिस्टम है इसको चलाओ, इसको मत हटने देना तुम। इसलिए ये किंग को भी फोर्स करते थे। ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जो ये लोग यूज़ करते थे, किस लिए? अपने सिस्टम को, अपने नॉर्म्स को आगे बढ़ाने के लिए। अब देखेंगे टॉपिक 3.2 नॉन क्षत्रिय किंग्स। मतलब अभी तो हमने पीछे देखा कि जो सेकंड वर्ण है, मतलब कि जो सेकंड कैटेगरी है जो है क्षत्रिय, वही किंग बन सकते हैं। पर अभी हम पढ़ेंगे कि कुछ नॉन क्षत्रिय किंग भी थे। वो कौन थे? पहले तो हम देखते हैं भाई जो क्षत्रिय थे वही किंग्स बन सकते थे इनके रूल्स के हिसाब से, तो इनके मतलब नॉर्म्स के हिसाब से। तो पर धर्मशास्त्र में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। चलो देखो, एक तो मौर्याज है, वो नॉन क्षत्रिय किंग थे। क्यों भाई? वो लो ओरिजिन से थे पर वो किंग बन गए। और सेकंड है शंगास एंड कन्वास, वो थे सक्सेसर ऑफ मौर्याज। ये बिल्कुल इमीडिएट सक्सेसर थे, बिल्कुल मौर्याज के बाद इन्होंने प्लेस लिया। और ये कौन थे? ये थे ब्राह्मण्स। और हमने देखा कि ब्राह्मण्स की भी ये ड्यूटी नहीं थी, ये उनका आइडियल ऑक्यूपेशन नहीं था कि भाई उन्हें किंग बनना है। थर्ड थे वो थे शाखा। शाखा भी नॉन क्षत्रिय किंग थे। वो कौन थे? मिलकछास। मिलकछास कौन होते हैं अभी हम आगे पढ़ लेंगे, बट मैं फिर भी आपको बताती हूँ। जो संस्कृत नहीं बोलते थे उनको बोलते थे भाई मिलकछास। और फिर थे फोर्थ नंबर पे थे गौतमीपुत्र, श्री सतकांति। ये थे ब्राह्मण बट ये भी किंग बने, तो इनका भी ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शंस आपको याद करने हैं। टॉपिक 3.3 जाति एंड सोशल मोबिलिटी। इसमें क्या देखेंगे? जातिस के बारे में देखेंगे कि जातिस क्या होती हैं। जातिस होती हैं बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, मतलब जो जो काम करेगा उसको वही बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई लोहे का काम करता है तो लोहार, ऐसे ही जातिस के बारे में हम देखेंगे। अगर कोई गोल्ड वर्कर है तो उसको क्या बोल देंगे? गोल्ड स्मिथ। और कोई आयरन वर्कर है तो उसको बोल देंगे ब्लैक स्मिथ। तो यही जातिस के हिसाब से नाम दे दिया जाता था। जातिस वर्क से मिलती थी और जो वर्ण मिलता था वो मिलता था बाय बर्थ। जो जिस वर्ण में पैदा होगा वो उसी का कहलाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़। नेक्स्ट है पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। जो पीपल्स थे फॉरेस्ट में रहते थे उनको क्या बोला गया है? निषादास। और जो गोल्ड वर्कर्स या फिर गोल्ड वर्कर्स थे उनको क्या बोला गया है? स्वर्णकारा। ठीक है, अब देखते हैं 3.4। टॉपिक 3.4 में हम क्या देखेंगे? बियॉन्ड द फोर वर्नास इस इंटीग्रेशन। बियॉन्ड द फोर वर्नास में हम देखेंगे कि इस वर्ण, ये जो 4 वर्ण हमने अभी देखे, इससे भी परे एक चीज़ थी उसके बारे में बात करेंगे। नॉन संस्कृत स्पीकर्स
मिलकचास। अभी मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृत नहीं बोलते थे ना, नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, वो कुछ भी हो सकती है, उनको बोलते थे मिलकचास। और जो संस्कृत टेक्स्ट है ना, वो इन लोगों को बोलता था, जैसे अभी हमने पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट देखा ना निषादास, वो बोलता था भाई इनको एज अ रिगार्ड करता था, कंसीडर करता था अनसिविलाइज एनिमल लाइक, कि भाई कैसे जानवर से लोग हैं, कैसे अनसिविलाइज हैं, कि इनको रहना नहीं आता, कैसे ये जंगलों में रहते हैं। और इनमें कौन कौन से लोग इंक्लूड हैं? फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉर होम हंटिंग एंड गैदरिंग रिमेन मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, मतलब कि जो लोग जंगलों में रहते हैं और उनके लिए हंटिंग और गैदरिंग, पशुओं को मार के ही उनका खाना आता है, या फिर इधर उधर से फ्रूट्स मिल गए उनको उठा के खाना आता है उनके लिए, वही उनका मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस होता है। उनको ये लोग बोलते थे एनिमल लाइक या फिर अनसिविलाइज, कि इन्हें रहने का तरीका नहीं है बिल्कुल भी। बियॉन्ड द फोर वर्ना सबॉर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो ब्राह्मण्स थे वो कंसीडर करते थे कुछ लोगों को अपने सिस्टम से बाहर, बोलते थे कि नहीं तुम तो हमारे सिस्टम में नहीं आते। अभी जो शूद्र हैं बेशक वो बॉटम पे हैं, पर उन्हें वो अपने सिस्टम में तो लेते थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिसको ये बोलते थे आउट ऑफ द सिस्टम, कि भाई तुम तो हमारे सिस्टम में फिट नहीं होते, तुम हमारे सिस्टम में नहीं हो। तो उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग कौन थे, उनका क्या होता था, या फिर उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता था। तो उनको इन्होंने लेबल किया एज अ चंडाल और अनटचेबल्स। उन्हें बोला गया चंडाल से अनटचेबल्स, मतलब अछूत। जो प्योर लोग होते थे ना, जो अपने आप को प्योर बोलते थे, वो अवॉइड करते थे, किन्हें? अनटचेबल्स को अवॉइड करते थे। बोलते थे भाई इनको देख लिया तो हमारा दिन खराब हो जाएगा, इनको देख लिया तो हमारी जून खराब हो जाएगी, मतलब हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। नो, आई एम नॉट जोकिंग, ये ऐसे होता था उस टाइम में। तो अब देखते हैं हमें कैसे पता चला। ये जो मनुस्मृति है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो धर्मशास्त्र है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र के बारे में हमें दिया है, मनुस्मृति के बारे में। इसमें लिखा हुआ है लेट डाउन ड्यूटीज ऑफ चंडाल, चंडाल्स की ड्यूटी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। यहीं से तो हमें पता चलता है कि भाई फलाने वर्ण की फलानी ड्यूटी थी, तो हमें यहीं से पता चला है। तो अब देखते हैं चलो क्या ड्यूटीज़ थी चंडाल्स की या फिर अनटचेबल्स की। हैंडलिंग डेड एनिमल एंड कॉर्प्स, मतलब जो एनिमल मर गया विलेज में तो ये उठा के उसको लाते थे, उसको कहीं पे जला देते थे या गाड़ देते थे। और अगर कोई और भी है, मान लो किसी का कोई रिलेटिव नहीं है और वो इंसान मर गया, तो उनकी बॉडीज़ का भी अंतिम संस्कार करते थे। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स ऑर्नामेंट्स ऑफ मेटल, डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स होते थे ना, जैसे कोई मर गया बच गए यूटेंसिल्स, या फिर किसी ने चलो फेंक दिए, मतलब ये उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते थे। डिस्पोज ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडीज़ का डिस्पोज करते थे। अभी मैंने जो बताया कि किसी के जैसे रिलेटिव नहीं है तो फिर उनकी बॉडी को इनको ही डिस्पोज करना पड़ता था। और फिर है फोर्थ है वियर क्लोथ्स ऑफ डेड, मरे वो के ही इन्हें कपड़े पहनने पड़ते थे। जो कोई मर जाता था उनके कपड़े इनको दे दिए जाते थे, लो तुम रख लो, तुम पहन लेना। फिर फिफ्थ है हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, इनको विलेज से बाहर रहना पड़ता था। इनको विलेज में रहने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। और अगर ये विलेज में जाते भी थे, पहली बात तो इन्हें जाने ही नहीं दिया जाता था, फिर भी अगर ये जाते थे अपना ही काम करने के लिए, कि कोई डेड बॉडी उठाने के लिए या फिर कोई डेड एनिमल उठाने के लिए, तब भी इनके लिए एक रूल था, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। प्लेस एट वेरी बॉटम ऑफ हिरार्की, मतलब इनको बहुत लो लेवल पर रखा गया है। और क्या होता था इनके साथ, इनको कोई टच कर लेना तो उसको बहुत पॉल्यूटिंग चीज़ माना जाता था, तभी तो इनको अनटचेबल्स बोला गया, मतलब अछूत, जिसे कोई छुए ना। तो इसीलिए ये टच नहीं करते थे। कौन टच नहीं करते थे, पहले तो ये देख लेते हैं। जो अपने आप को बोलते थे ना प्योर, कि भाई हम तो प्योर हैं, वो इनको टच करने से डरते थे, इनको टच नहीं करते थे और इनको देखते भी नहीं थे। इवन इतना मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, इनको देखते भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर हम इन्हें देख लेंगे तो हमारा दिन खराब हो जाएगा। इवन जो अपने आप को प्योर बोलते थे वो इन्हें देखना भी अवॉइड करते थे, इन्हें देखते भी नहीं थे। ऐसे ही एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे फाजियन ने इनके बारे में लिखा है अनटचेबल्स के बारे में, कि भाई दे हैड टू क्लैप, इनको जैसे ये गली से निकल रहे हैं, मानो ये गली है गांव की, तो यहाँ से निकल रहे हैं तो इनको क्लैपिंग करनी होती थी। क्यों? क्योंकि अगर सामने कोई खड़ा है, सामने कोई अपर कास्ट खड़ा है, मतलब जो वन के लोग हैं वो खड़े हैं, तो वो अपने अपने घर में जाकर छुप जाएं, इनको ना देखें, टच तो दूर की बात है इनको देखें बिना अपने अपने घरों में जाकर छुप जाएं, इसीलिए इनको क्लैपिंग करनी पड़ती थी। वाइल वॉकिंग, गली से जा रहे हैं या फिर गांव से जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
क्योंकि ये डिस्पोज करते थे, बॉडीज़ का डिस्पोज करते थे, तो इनको अगर एनिमल मर गया तो इन्हें जाना पड़ता था उन एनिमल को लेने, तो इनको विलेजेस में आना वैसे अलाउड नहीं था, पर इनका काम पड़ता था तो इन्हें आना पड़ता था। सो पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम, मतलब इनको देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे, अवॉइड करते थे। सो गाइज, आपका हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए, मैं आपको वहीं आंसर कर दूँगी। और सेकेंड थिंग, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके इसको चेक कर सकते हैं, वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।